हिंदुस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा हो गई है। देश का अन्नदाता, देश को पैदावार देने वाला किसान सड़क के ऊपर है, देश का किसान सड़क के ऊपर है, लेकिन देश का हुक्मरान सो रहा है महल के अंदर। देश का हुक्मरान सुनने को तैयार नहीं है। देश का हुक्मरान चाहता है कि देश के इन किसानों के बाजार को, जो 80 करोड़ से ज्यादा लोग उपभोक्ता हैं, उनके बाजार को अपने मित्रों के आगे परोसने का काम कर दे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह हिंदुस्तान में आई, आकर के धीरे धीरे उसने कब्जा जमाया, इसी तरह हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम कर दिया और देश को बेचने पर निकाल दिया। देश में तमाम 70 साल के अंदर पैदा किए हुए तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन, तमाम हमारे संस्थान, जिनको 70 साल की मेहनत से कांग्रेस ने सीख करके बड़ा करने का काम किया, इन्होंने उसको बेचने पर लगा दिया। नारा देते थे, न देश बिकने दूंगा, सबको साथ, सबका विकास, लेकिन एक भी नारा इनका असली नहीं है। जो बोला झूठ बोला, 15 लाख दूंगा झूठ बोला और सीधे सीधे चोट। पहले दिन से जब से प्रधानमंत्री बने, अहंकार में डूब करके सबसे पहले जीएसटी की चोट देश के व्यापारी को देने का काम किया, नोटबंदी की चोट देश के गरीब को देने का काम किया और किसान को साथियों बर्बादी के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। किसी को बख्शा नहीं। किसान आंदोलन के अंदर कभी खालिस्तान आ गया, कभी पाकिस्तान आ गया, लेकिन लोगों की समझ में आ गया है, क्योंकि इन्होंने ही हिंदुस्तान के रहने वाले किसान को हिंदू और मुसलमान के अंदर बांटने का काम किया। जब हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर किसान बांटने का काम करेगा तो फिर रोने की और बर्दाश्त पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर चोरों के हाथों में ताकत दोगे, अगर लुटेरों के हाथों में सत्ता दोगे, तो फिर लुटने के बाद रोने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त सोचने की जरूरत है जब तुम सत्ता सौंपने की बात करते हो। जब सत्ता सौंपोगे तो हिंदू और मुसलमान की नफरत से काम चलाओगे। जब सत्ता सौंपने का नंबर आएगा तो जात बिरादरियों के अंदर बंटने का काम करोगे। जब सत्ता लेने का नंबर आएगा तो कोई पैसे लेकर के आ जाएगा, किसी बिरादरी के वोट को खरीद करके बता देगा उस बिरादरी के इतने वोट मेरे पास है, और उसकी नेता दिल्ली में बैठ करके उन वोटों का सौदा कर देगी और तुम्हारे में से कोई आदमी आकर के उन पैसों की टिकट लेके आ जाएगा। लेकिन तुम उसको वोट दे दोगे, जानते होगे लुटेरा है, लेकिन इसको वोट नहीं दोगे कि अजीब दौलत तुम्हारे लिए मरने वाला है, उसको वोट नहीं दोगे, नफरत में डूब जाओ। इन नफरतों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन नफरतों से बाहर आकर के देखना पड़ेगा। जब तक हिंदू और मुसलमान की नफरत में बटोगे तो नुकसान उठाने का काम करोगे। किसान को हिंदू और मुसलमान में बांटा, नुकसान उठाने का काम देश का किसान करता है। कभी खालिस्तान, कभी पाकिस्तान। जब खालिस्तान और पाकिस्तान के नारे लगाते, इन्हें शर्म नहीं आती कि देश के अन्नदाता को तुम गद्दार बताते हो। अरे ये तो कल भी वफादार था, आज भी वफादार, इसका बाप भी वफादार, इसका दादा भी वफादार, लेकिन तुम बताओ कि तुम कल भी गद्दार, तुम आज भी उसके साथ गद्दार। राहुल गांधी, इमरान मसूद। एक आदमी बता दो जंग आजादी के अंदर, एक महापुरुष का नाम बता दो जंग आजादी के अंदर जो इनकी विचारधारा का हो, जो इनकी विचारधारा से ताल्लुक रखता हो। जंग आजादी के नायक सरदार पटेल, मोदी जी जोर से नारा लगाते हैं सरदार पटेल का, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वही सरदार पटेल है जिन्होंने 1949 के अंदर इस आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाने का काम किया था और कहा था कि नफरतों की सौदागर है। एक आदमी नहीं मिलेगा जिसने इंजेक्शन से खून दिया हो। जंग आजादी में खून दिया हमारे बाबा और अजदाद ने, जंग आजादी की लड़ाई लड़ी हमारे बाबा और अजदाद ने, और हमसे पूछते हो कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। जिसके बाबा और अजदाद ने अपने सर कलम करा दिए हो, अंग्रेजों के सामने घुटने न टेके हो। सावरकर माफी मांग कराता है जेल से, तो सावरकर महापुरुष है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने अपने ऐशो आराम को आग लगा दी, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके 20 साल
उसके नेतृत्व पे सवाल उठाते हो, शर्म नहीं आती? डूब के मत जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश बना दिया, जिनके घरों से शहादत हुई हो, उनसे कहते हो कि ये देश के वफादार नहीं? एक चिड़िया का बच्चा भी तुम्हारा शहीद हुआ है कहीं? एक किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है और इसका बेटा जवान सड़क के ऊपर तैनात है। रोज उसकी लाशें आ रही हैं, कभी किसी गांव में आती है, कभी किसी गांव में आती है। कहां गई 56 इंच की छाती? हम तो पाकिस्तान को ठोक देंगे। क्यों नहीं ठोकते पाकिस्तान को? क्यों नहीं ठोकते पाकिस्तान को? चाइना के ऊपर पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश की थू-थू हो रही है कि चाइना घुर्रा करके हमें धमकाता है और हमारा प्रधानमंत्री बोल नहीं पाता। क्यों आज में आग डाल करके प्रधानमंत्री जी चाइना को जवाब नहीं देते? हम आपके साथ हैं, सर कटाने का नंबर आएगा सबसे पहले सर हम कटाएंगे, लेकिन चाइना को कोई अपराध दिखाएगा, लेकिन नहीं दिखाएंगे क्योंकि मित्रों की कंपनी एक काम कर रही है चाइना। मेरठ दिल्ली रेल कॉरिडोर का ठेका चाइना की कंपनी को दोगे और यहां लोगों से कहोगे कि हम चाइना का विरोध कर रहे हैं। अजीब तमाशा बना दिया है देश में। आपसे कहना चाहते हैं, जागने की जरूरत है। ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये धरती उस महापुरुष की है जिस महापुरुष के साए के अंदर हमने भी समर्पण का काम किया। ये धरती उस महापुरुष की है जिसने हिंदुस्तान के अंदर किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया और जिसने हिंदुस्तान में किसान की ताकत को पहचान कराने का काम किया। ये धरती उस महापुरुष चौधरी चरण सिंह की है जिसने हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता देश और कल्याण से जाता है। ये उस महापुरुष की धरती है। प्रधानमंत्री जी चौधरी साहब का नाम लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको ज्ञान नहीं किया कि चौधरी साहब ने देश की अर्थव्यवस्था पर जो पुस्तक लिखी है उनका अध्ययन कर लिया होता तो ये बकवास नहीं कर पाते। ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है देश की। अगर देश का किसान डूबेगा तो मजदूर डूबेगा, देश का किसान डूबेगा तो व्यापारी भी डूब जाएगा। यहां 80% लोगों को खेत और खलिहान से रोजगार मिलने का काम होता हो, उस अर्थव्यवस्था को तरमभ्रम करने पर यह सरकार लगी हुई है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, हम आपसे ही सवाल करना चाहते हैं कि इनको लाने का जिम्मेदार कौन? इनको लाने के जिम्मेदार हम और आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम और आप हैं। और एक बात याद रख लीजिए, क़यादत जिसे नेतृत्व कहते हैं, जब जब अपना नेतृत्व और क़यादत खत्म करोगे तो भुगतान के लिए तैयार हो जाओ। और बागपत के लोगों, तुमने अपने नेतृत्व को कुर्बान किया। चौधरी साहब, आपने अपने नेतृत्व को कुर्बान किया है। ये सबसे बड़ी आवाज थी किसानों की बागपत। आज बागपत के हाथ कुछ नहीं है। ये देश में आवाज बनती थी किसानों की, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि आप अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हो। लेकिन अब समझने की जरूरत है, अब समझने की जरूरत है। अगर क़यादत नहीं होगी तो आपकी ताकत के कोई मायने नहीं। यूनुस चौधरी साहब की मेहनत को देख करके मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आपके यहां इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। यूनुस साहब की मेहनत को सलाम करता हूं और कांग्रेस के अंदर ऐसे मेरा अध्यक्ष है तो सरकार आगे से रुकने वाली नहीं है। और सरकार आने के बाद उसकी ताकत का अंदाजा, उसकी ताकत का आपको पता, या वादा करते हैं कि सरकार आ गई तो घर बैठे हुए एहसास करा देंगे ताकत क्या होती है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो नफरत आपके बीच में हो रहे हैं,
उस नफरत का नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी को हुआ है तो देश को हुआ। हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया, हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया। गांव में, देहात के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में अगर कभी कोई बच्चा गलती कर देता था तो थप्पड़ मार करके सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो सतप्रकाश हो और चाहे वो सरफराज हो, कोई भी हो, थप्पड़ मार के चाचा ताऊ बन के ठीक कर देता था। लेकिन अगर आज सरफराज ने किसी प्रदीप के और सतप्रकाश ने किसी फुरकान के थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ भतीजों को नहीं लगता, थप्पड़ कौमों को लगता है। ये सामाजिक ताना बाना नष्ट कर दिया हमारा। ये सामाजिक ताना बाना दोबारा दिखना होगा और समाज के अंदर मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को कायम करना पड़ेगा। वोट आपकी ताकत है, उसकी ताकत को पहचानिए। वोट आपके पास अमानत है, वो जमानत है इन बच्चों के मुस्तकबिल की, वो जमानत है देश की तरक्की की, वो जमानत है आपकी क़यादत की। और जब जब आप इसको हटाने का काम करोगे, कमजोर करने का काम करोगे, जब जब नुकसान सबसे पहले आपको होने का काम होगा। मैं इसलिए गुजारिश करना चाहता हूं कि सब जगह खड़े हो जाइए, 2022 के चुनाव की तैयारी करिए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की फैसला लीजिए। जब आप फैसला लेकर के खड़े हो जाओगे, जब आप फैसला ले लोगे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है, कोई ताकत हराने वाली नहीं है। क्योंकि फैसला कर लीजिए कि हमको जीतना है। आज जो माहौल बना है, जो देश में माहौल बन रहा है, ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं, क्रांति बनने जा रही है। ये क्रांति बनने जा रही है देश के अंदर। गांव गांव ये आवाज उठनी शुरू हो गई है कि गली गली में शोर है कि भाजपा के लोग, आगे कुछ नहीं कहता हूं, आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के अंदर हाल कर दिया। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और सारा गांव से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी कड़कड़ाती हुई, क्योंकि धूप कड़कड़ाती हुई पड़ रही है और मौसम ऐसा था कि सुबह ठंड थी और अब गर्मी है, और आप इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक नारे के साथ जय